ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बी हाइव या फिर हनी कोम। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है वो अपने छत्तों को या तो चट्टानों पे या फिर किसी मकान की इमारत पे ऊर्ध्वाधर शेप में बनाती हैं। जैसे कि पेड़ पे है तो वो कुछ लटका हुआ दिखता है, इस प्रकार से वो। अब देखते हैं हम एपिस फ्लोरिया कि उसका बी हाइव कितना बड़ा होता है। एपिस फ्लोरिया, जो कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लिटिल बी सबसे छोटी बी होती है, मीन्स इनके छत्तों की जो साइज होती है वो भी छोटी रहेगी। तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इनकी लेंथ जो होती है 15 सेंटीमीटर होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें एपिस डॉर्सेटा की, एपिस डॉर्सेटा ये सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। जहां हम बात करें थे एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी और एपिस डॉर्सेटा सबसे बड़ी, और इनके मध्य में आती है एपिस इंडिका जो कि अपनी इंडियन बी है, उसकी साइज इन दोनों के मध्य रहती है। एपिस डॉर्सेटा अगर सबसे बड़ी है तो इनके हाइव की साइज भी जो होती है सबसे बड़ी होती है। 180 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अपने जो हाइव बनाते हैं वो होते कैसे हैं। तो इनकी जो छत्तों की लंबाई होती है, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस पे हेक्सागोनल सेल्स की दो पंक्तियां बनी हुई होती हैं। हेक्सागोनल सेल्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं षटकोणीय, तो षटकोणीय सेल्स या फिर कोष्ठक की बनी हुई होती हैं। देन हम पढ़ते हैं कि ये कोष्ठ होते कितने प्रकार के हैं। तो नेक्स्ट 5 टाइप्स के होते हैं। जो इनके कोस्ट या फिर सेल्स की बात करें तो वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोरेज सेल। स्टोरेज मीन संग्रहण करना। अब मधुमक्खियां किसका संग्रहण करती है? शहद का संग्रहण करती है। तो ये 5 mm चौड़े होते हैं। इनमें ये जो छत्ते होते हैं, सॉरी ये जो कोस्ट होते हैं छत्ते के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, तथा इसमें हनी व पोलन का संग्रहण किया जाता है। हनी एंड पोलन का स्टोरेज किया जाता है। देन सेकंड सेल आती है इसमें ब्रूड सेल। भ्रूण कोष्ठ या फिर जिसे जनन कोष्ठ कहते हैं, ये जो होते हैं छत्ते के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ हाइव। छत्ते के केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं तथा इसमें ब्रूड को रखा जाता है। जो मधुमक्खियों के शिशु होते हैं उनको रखा जाता है, वह इनका पालन पोषण इसी में किया जाता है। देन इसमें आते हैं वर्कर सेल। वर्कर मीन्स इनमें श्रमिक को रखा जाता है। और कौन से श्रमिक को? श्रमिक का कार्य तो होता है फील्ड में जाने का। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फील्ड, एक होता है हाउस श्रमिक। तो जो फील्ड श्रमिक या फिर फील्ड वर्कर्स जो होते हैं वो तो फील्ड में जाके वर्क करते हैं। सेकंड जो यंग वर्कर्स थे वो इन सेल्स में पाए जाते हैं, यहीं पे इनका पालन पोषण किया जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं हाइव के लॉन्गिट्यूडनल सरफेस पर पाए जाते हैं। देन हम पढ़ते हैं ड्रोन सेल। इनमें ड्रोन को रखा जाता है या फिर नर को रखा जाता है। ये जो ड्रोन सेल्स होते हैं 6 mm चौड़े होते हैं। 6 mm चौड़े होते हैं। वही ऊर्ध्वाधर या फिर लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं तथा इसमें केवल जो नर होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, वो उन्हीं का पालन पोषण किया जाता है। देन आती है क्वीन सेल, जिसमें क्वीन को या फिर फर्टिलाइज फीमेल को रखा जाता है। ये जो सेल्स होते हैं बाकी सारी सेल्स की कंपैरिजन में, जैसे स्टोरेज सेल था, ब्रोड सेल, वर्कर सेल, ड्रोन सेल, उन सब की कंपैरिजन में सबसे बड़े होते हैं।
इनकी जो आकृति होती है ओवल शेप या फिर फूलदान के आकार की होती है। ये जो होते हैं सभी छत्तों में ऊर्ध्वाधर पाए ही जाते हैं। सारे के सारे जो सेल्स होते हैं छत्ते में लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं। हम जो छत्ते देखते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो बने हुए रहते हैं पेड़ों पे ऊर्ध्वाधर होते हैं, लटके हुए पाए जाते हैं। तो ये जो सेल्स भी होते हैं छत्तों में ऊर्ध्वाधर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनका मेथड्स क्या होता है, मेथड ऑफ बी कीपिंग। मेथड ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। एक होती है प्राचीन विधि और एक जो कि अभी आधुनिक चल रही है, जैसे कि हम जो इनका आर्टिफिशियल कल्चर कर रहे हैं जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, वो आ जाएगा आर्टिफिशियल मेथड में। और जो पहले से जैसे कि पेड़ों पे दीवारों पे जो छत्ते बना के मधुमक्खियां रह रही है वो इनकी एक प्राचीन विधि होती है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिजिनस मेथड। इंडिजिनस मेथड या फिर प्राकृतिक विधि। इस विधि में क्या होता है, ये छत्ते जो होते हैं प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं। मधुमक्खियां अपने आप जैसे कि इमारतों पे बना ले, पहाड़ों पे, पेड़ पौधों पे, वहां पे बनाती है। ये जो छत्ते होते हैं शहद प्राप्त करने के लिए इनका क्या किया जाता है, इनके आसपास धुआं किया जाता है जिससे मधुमक्खियां उड़ जाती है। जब मधुमक्खियां उड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, वो शहद से भरे हुए छत्तों को निचोड़ के उनसे शहद प्राप्त कर लेते हैं। अब इन्हीं मेथड को कुछ वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विधि से मॉडिफाई किया है। उनकी वैज्ञानिक विधि के आधार पर जैसे कि हाइव ले लो, इनमें हाइव कितने प्रकार के होंगे। तो वैज्ञानिकों ने हाइव जो देसी विधि में हाइव थे वो दो प्रकार के बताए, एक वॉल या फिर फिक्स्ड हाइव जो कि दीवारों पे पाए जाते वो स्थिर रहते एक ही जगह पर। दूसरा था मूवेबल जो कि चलित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उन्हें ले जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट था वॉल वाला, ये पूर्णतः प्राकृतिक होता है, मीन्स मधुमक्खियां इन्हें अपने आप बनाती। इनमें केवल एक ही छिद्र पाया जाता है जिससे कि मधुमक्खियां अंदर बाहर आ जा सकती। दूसरा होता है मूवेबल हाइव या फिर सचल जो कि जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से लाना ले जाना कर सकते हैं। ये जो मूवेबल होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, हम लोग इन्हें बनाते हैं। जैसे कि हम घरों के बरामदे में कोई लकड़ी का बॉक्स रख ले, लकड़ी के बर्तन रख ले जहां पे आके कुछ मधुमक्खियां इकट्ठी होने लग जाती है, वहीं पे वो अपना हाइव बना लेती है एक। अब उनमें क्या होता है, दो छिद्र पाए जाते हैं, एक छिद्र से वो अंदर आने का कार्य करेगी और दूसरे से वो बाहर जाने का कार्य करती है। तो ये फर्स्ट जो इंडिजिनस मेथड था उसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनके छत्ते कैसे होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर और दूसरा सचल। स्थिर जो एक ही स्थान पर स्थित रहता है, अपने आप प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। दूसरा मूवेबल जो कि आर्टिफिशियल होता है, जिन्हें हम बनाते हैं, जैसे लकड़ी के बॉक्स हो गए, बर्तन हो गए, उन्हें जब हम बरामदे में रखते हैं तो वहां पे आके मधुमक्खियां इकट्ठा होना स्टार्ट करती है और देन वो वहां पे अपना एक पूरा हाइव का निर्माण कर लेती है। देन हम पढ़ते हैं इसमें एक्सट्रेशन ऑफ हनी। एक्सट्रेशन ऑफ हनी, मधु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, शहद का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, हम इन छत्तों से शहद को प्राप्त कैसे करते हैं। तो जो प्राकृतिक मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि छत्ता है कोई भी मधुमक्खी का, उसके पास में या तो रात को आग लगा के रख देंगे या फिर धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है मधुमक्खियां कुछ तो उड़ जाती है और कुछ वहीं पर मर जाती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये शहद से भरा हुआ छत्ता वहां से हटा के इसके टुकड़े करके निचोड़ के इसमें से शहद प्राप्त कर लेते हैं। तो इनमें या तो हम आग जला के मधुमक्खियों को भगाएंगे या फिर हम इसमें धुआं करके मधुमक्खियों को भगा देते हैं। दूसरा आता है इसकी कमियां क्या क्या हो जाएगी, ड्रॉबैक ऑफ इंडिजिनस मेथड।
अब इसकी कमियां क्या क्या होगी, जैसे कि हमने प्राकृतिक रूप से शहद प्राप्त करने की कोशिश तो की है, पर जैसे जैसे हम ट्राई करते कुछ न कुछ तो कमियां आएगी। जहां हमें प्रॉफिट मिल रहा है वहां कुछ न कुछ तो लॉस होता ही है। तो सबसे पहले कि इससे जो हम शहद प्राप्त कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध नहीं होता मीन्स जैसे हम इन छत्तों को निचोड़ रहे हैं, टुकड़े करके जब निचोड़ते हैं तो इनमें जो जनन कोष्ठ, परागकोश या मधु कोशाएं, डिंबक जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, निचोड़ के शहद के साथ में आ जाते हैं। तो ये अशुद्ध हो गया, प्योर हनी हमें प्राप्त नहीं हुआ। सेकंड क्या होता है, इनमें जैसे कि कुछ मधुमक्खियां बच गई हो, वो क्या होती है, मर जाती है। जैसे हमने छत्ते को निचोड़ा, उसमें बाई चांस अगर कुछ मधुमक्खियां रह गई तो उनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह फिर क्या होता है, ये जो बची हुई मधुमक्खियां होती है जो उड़ जाती है, वो अगर नया छत्ता बनाने की कोशिश भी करे तो उन्हें काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो हनी का प्रोडक्शन होता है, मधु की उत्पादकता होती है, वो कम हो जाती है। अगर हम मधुमक्खियों को उड़ाने की कोशिश करें तो उन पर नियंत्रण नहीं होता है। पता नहीं मधुमक्खियां कहाँ उड़ के जाए, मीन्स उनकी मधुमक्खियों की जो गतिविधियां होती है उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब वो उसी स्थान पे आके दोबारा छत्ता बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक स्थान से अगर उन्हें जबरदस्ती उड़ाया जा रहा है तो फिर वो वापस वहां पे आके छत्ता नहीं बनाती है, वो अपनी जगह चेंज कर लेती है। तो ये सारी इसकी कमियां हो जाती है, देसी विधि की कमियां। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल या फिर इंडिजिनस मेथड, जो कि प्राचीन विधि थी कि प्राचीन रूप से हम इन छत्तों को कैसे बनाते हैं, उनसे शहद प्राप्त कैसे करते हैं, और उन शहद प्राप्त करने में जो कमियां हैं, प्राचीन मेथड में क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, वो सारा हमने पढ़ लिया। सेकंड विधि इसमें आती है इंडिजिनस मेथड के बाद मॉडर्न विधि या फिर आधुनिक विधि। सेकंड विधि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ बी कीपिंग। प्राचीन विधि हमने पढ़ ली, अब आधुनिक विधि कि आधुनिक रूप से हम कैसे इनका पालन करते हैं। तो एपीकल्चर जब हमने स्टार्ट किया था तो उसकी डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था कि मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पाला जाना ही एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहलाता है। देन ये क्या करता है, जो आधुनिक विधि थी, जैसे कि हमें प्राचीन विधि में बहुत सारी कमियां देखने को मिली, उन कमियों को ये दूर करता है। अब इनके जो छत्ते होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा कि इनके छत्तों के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं। फर्स्ट, सामान्य गतिशील छत्ता बनाया जाता है, टिपिकल मूवेबल हाइव। ये हम स्वयं बनाते हैं। मूवेबल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम उसे लाना ले जाना कर सकते हैं। दूसरा होता है रानी पृथक कारक, क्वीन एक्सक्लूडर। इसमें रानी का पृथक्करण किया जाता है या फिर रानी को इस छत्ते में अलग से एक चैम्बर में रखा जाता है। थर्ड आ जाएगा हनी एक्सट्रैक्टर। मींस इनमें जो मधु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, हनी को प्राप्त कैसे करेंगे। देन आ जाएगा इसमें, अब हम हनी को प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हमें औजार चाहिए। जैसे कि पहले भी बताया था कि जब ये पॉलन या फिर पराग इकट्ठा करके लाते तो एक क्रॉप नामक संरचना में इकट्ठा करके लाते, देन वो छत्तों में लाने के बाद जब उस हनी को उन छत्तों में भर देते तो मोम से उसे कवर कर देते या फिर सील पैक कर देते हैं। तो उस मोम को हटाने के लिए चाकू चाहिए। तो फर्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा इसमें अनकैपिंग नाइफ। मीन्स टोपी खोलने वाला चाकू। और अदर इक्विपमेंट हमें क्या क्या चाहिए, तो फिफ्थ आ जाएगा अदर इक्विपमेंट। तो हम जो मॉडर्न मेथड थे इसमें ये 5 पॉइंट पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट टिपिकल मूवेबल हाइव,
टिपिकल मूवेबल हाइव क्या होता है? यह एक कृत्रिम गतिशील छत्ता होता है जो कि लकड़ी के बॉक्स से बनाया जाता है। इसका फ्रेम या ढांचे का आकार जो होता है अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसे बदल सकते हैं। इनका जो प्रवेश द्वार होता है उसे छोटा बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, ड्रोन और वर्कर तो क्या आसानी से बाहर आ जा सकते हैं, परंतु जो क्वीन होती है एक बार छत्ते के अंदर प्रवेश कर ले तो वो वापस बाहर नहीं आती। इस छत्ते में जिंक की चादर से बना एक छिद्र, जो जिस छिद्र से ये अंदर बाहर आना जाना करना है, वो 0.375 mm का ही होता है, सॉरी सेंटीमीटर होता है। जिससे क्या होता है कि ये अंदर तो जा सकते हैं, परंतु क्वीन बाहर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि क्वीन के जो पेट का आकार होता है 0.43 से 0.45 सेंटीमीटर होता है, जिससे अगर वो एक बार छत्ते के अंदर चली गई तो वो बाहर वापस नहीं आ जा सकती। अब ये जो टिपिकल मूवेबल हाइव होता है इसके प्रकार, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं तो नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। फर्स्ट आ जाएगा इसमें स्टैंड, जिसके ऊपर इसे स्थिर बनाया जाता है। ये जो होता है ये छत्ते का आधार भाग बनाता है, जिससे ऊपर पूरे के पूरे हम छत्ते को बनाते हैं। स्टैंड जो होता है इससे इसे जो ढलाव की सीक्वेंस में बनाया जाता है, जिससे कि अगर बारिश का पानी आए तो छत्ते के अंदर नहीं ठहरे, बहकर वापस बाहर निकल जाए, तो ढलाव की फॉर्म में बनाया जाता है। देन इसमें आते हैं बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं तल्य पटरा, जस्ट इस स्टैंड के ऊपर की साइड। नॉर्मली ये स्टैंड हो गया तो इसके ऊपर वाला पार्ट, ये स्टैंड, ये बॉटम बोर्ड, जस्ट स्टैंड के ऊपर की साइड बनाया जाता है। ये क्या करता है, इस छत्ते को आधार प्रदान करता है। इसमें आगे की ओर दो द्वार बने हुए होते हैं, जिसमें से एक प्रवेश करेगा और दूसरे निकासन के लिए, एक एंट्री करने के लिए, दूसरा एग्जिट के लिए बनाया जाता है। थर्ड पार्ट आता है इसमें ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर या फिर भ्रूण कक्ष, जस्ट जो बॉटम बोर्ड था इसके ऊपर ही ब्रूड चैम्बर होता है, जिसके अंदर भ्रूण को रखा जाता है। ये जो होता है छत्ते का महत्वपूर्ण भाग होता है तथा आकार में बड़ा होता है। इसमें 5 से 10 फ्रेम लगे होते हैं और प्रत्येक फ्रेम के मध्य तारों की एक पतली परत बनी हुई रहती है जो कि हेक्सागोनल होती है। नेक्स्ट इस ब्रूड चैम्बर के ऊपर आ जाएगा सुपर। ये जो सुपर होता है जस्ट ब्रूड चैम्बर से ऊपर की ओर होता है, यह बिना ढक्कन व आधार के होता है। ये जो सुपर होता है इसमें कॉम फाउंडेशन वाले अनेक फ्रेम लगे होते हैं, जो क्या करता है छत्ते के फैलने के लिए स्थान बनाता है, जिससे कि छत्ता आसानी से फैल सके। देन इसमें आता है इनर कवर। इनर कवर ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि सुपर को ढकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सुपर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता तो इसके ढकने के लिए इनर कवर का प्रयोग किया जाता है, जो कि लकड़ी का बना होता है। इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे हवा अंदर बाहर आ जा सकती है आसानी से। और लास्ट आ जाता है इसमें टॉप कवर। 6 नंबर पे आ जाता है टॉप कवर, जो कि सबसे ऊपर होता है और इस हाइव को वर्षा से बचाने के लिए एक चादर की तरह होता है, जिससे कि इस हाइव के अंदर बारिश का पानी नहीं आए। तो ये थे सारे के सारे फर्स्ट टिपिकल मूवेबल हाइव के पार्ट्स की कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टैंड, जिसके ऊपर ये स्थित रहता है। देन बॉटम बोर्ड, जो कि एक जस्ट स्टैंड के ऊपर परत होती है जिससे कि आधार प्रदान करता है छत्ते को। देन आता है ब्रूड चैम्बर, जिसमें भ्रूण को रखा जाता है, सबसे बड़ा भाग होता है और महत्वपूर्ण कक्ष होता है। उसके बाद सुपर, जो कि ब्रूड चैम्बर के ऊपर की तरफ होता है, पर इस सुपर में कोई भी ढक्कन नहीं होता। इसे कवर करने के लिए इनर कवर होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। और सबसे टॉप में इनका टॉप कवर आता है, जो कि इस हाइव को वर्षा से बचाने का कार्य करता है।
देन हम इसमें सेकंड पढ़ते हैं रानी पृथक कारक, कि रानी को पृथक कैसे किया जाता है। तो रानी को पृथक रखने के लिए तारों से बनी जाली होती है, जो कि एक बाह्य कवच तथा ड्रोन पासों की या ड्रोन ट्रैप्स की बनी हुई होती है, तथा प्रत्येक तार 0.375 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। पहले ही बताया था कि इनमें अंदर जाने के लिए द्वार होते हैं, परंतु उनकी जो साइज होती है 0.375 सेंटीमीटर होती है, जिससे कि क्वीन अंदर तो जा सकती है परंतु बाहर नहीं निकल सकती। ये क्या करता है, श्रमिकों को आसानी से अंदर आने जाने देता है, परंतु क्वीन अगर एक बार अंदर आ गई तो वो बाहर नहीं जा सकती। इसकी वजह से जो रानी होती है वो अंड कक्ष में ही रहती है, बाहर नहीं निकल सकती। देन थर्ड हम पढ़ते हैं हनी एक्सट्रैक्टर, या फिर जो मधु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो ये जो छत्ते होते हैं मधु निकालने के प्रयोग में लिए जाते हैं, तथा इनका केंद्र जो होता है विमुख बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब छत्ते से शहद को बाहर निकाला जाता है तो छत्ते पर कोई भी हानि नहीं होती, हम आसानी से उसमें से शहद को बाहर निकाल सकते हैं। लास्ट में आता है अनकैपिंग नाइफ। इस नाइफ का या फिर चाकू का कार्य क्या होता है, हम जब छत्ते में शहद भर देते हैं तो मोम से उसे कवर कर देते हैं, उस मोम को हटाने के लिए इस चाकू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले इस चाकू को गर्म करेंगे, देन इसे उस मोम को काटने में हेल्प मिलती है। तो जब ये चाकू गर्म होता है तो मोम आसानी से पिघल जाती है और जो शहद को कवर किए हुए कैप है उसे हम आसानी से हटा सकते हैं। लास्ट में आ जाते हैं अदर इक्विपमेंट या फिर अदर उपकरण। जैसे कि अगर हम शहद को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमें और क्या क्या उपकरण चाहिए। बाई चांस उसमें मधुमक्खी कोई भी रह गई हो तो उससे बचने के लिए हमें सुरक्षित वस्त्र चाहिए, गोंद के पिंजरे चाहिए, हाथों में दस्तानी, जाली का नकाब होना चाहिए तथा मधुमक्खी जाल होना चाहिए, और उसके बाद ब्रश, जिससे कि हम आसानी से उसे साफ कर सके ऊपर की मोम को। लास्ट आ जाता है एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि के लाभ क्या क्या है। तो इसमें लाभ हमें क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट कि हम मधुमक्खियों की क्रियाओं पर नजर रख सकते हैं, हम खुद उसका पालन कर रहे हैं, हम खुद उसकी रेयरिंग कर रहे हैं तो हम उसकी क्रियाओं पर आसानी से नजर रख सकते हैं। दूसरा, मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए हम उसके छत्ते में क्या डालते हैं, चीनी, चाशनी या फिर पराग एकत्रित करके खुद से डाल सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से शहद बना सके। थर्ड, इसमें आ जाएगा मधुमक्खियों के वृंदन को रोका जा सकता है। मधुमक्खियां बार बार अंदर बाहर आना जाना या फिर वो एक छत्ते से दूसरे छत्ते पर जाना, वो सारे कार्य हम इनके रोक सकते हैं। एक ही छत्ते को हम बार बार प्रयोग में ले सकते हैं, एक बार इनमें छत्ता बनाया गया, दूसरी बार जब वो खाली हो जाए तो फिर से बनाया गया। एक जो हम आधुनिक छत्ता या फिर कृत्रिम हाइव जो बना रहे हैं उसे हम बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए, कोई भी बाहरी आघातों से हम इसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वह लास्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैंड लगे हुए हैं, हम उस स्टैंड से आसानी से सरकार के इधर से उधर लाना ले जाना कर सकते हैं। तो ये इसके होते हैं एडवांटेज या फिर आधुनिक विधि के लाभ। जैसे कि हमने प्राचीन विधि की कमियां देखी थी, तो आधुनिक विधि में हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है और जो प्राचीन विधि में कमियां थी उन्हें भी हटाया गया है।